नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के दिए बयान की। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार से अच्छा कांग्रेस पार्टी है। जहां उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को टिकट दिया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां अतीक अहमद मामले पर बोलते हुए राजभर ने कहा कि वह विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए। आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसे लोगों को नेता क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से कई गुना अच्छी कांग्रेस पार्टी थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपराधी पालती थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं देती थी। जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी और बसपा से के अपराधियों को टिकट बांटने और उनको पार्टी में शामिल करने को लेकर बढ़ावा दिया है। जहां उन्होंने कहा कि फूमफद के सीबुपुर गांव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर उन्होंने जमकर आरोप लगाया। इस दौरान वे समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जमकर बरसे। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अच्छी है। वह अपराधियों को बढ़ावा देती थी, लेकिन अपराधियों को टिकट नहीं देती थी। अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार देती है, किसी की सरकार। अब हम जिस मंडल में हैं, विकास दुबे को संरक्षण किसने दिया था? घटना के बाद नीत खुली ने सरकार की। अतीक अहमद को कौन नहीं जानता कि अपराधी है? संरक्षण कौन दे रहा था? सरकार ने। यही सरकार है ना, 6 साल से सरकार में है ना। क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, तमाम ऐसे लोग हैं जो सरकार के टॉप 10 की सूची में हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब वो कोई घटना करते हैं तब सरकार की। बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां शहीद राजीव पवार को राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी। राजस्थान के जोधपुर में 2 दिन पहले शहीद हुए राजीव पवार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव शामली जिले के भरासी पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें कि राजीव की तैनाती राजस्थान के जोधपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर थी, जहां बीमारी की वजह से 2 दिन पहले उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो बुलेटिन में बात तो ग्रेटर नोएडा की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश गौरव को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बदमाश मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, जिसके बाद गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ लूट और चोरी के कई मामले थानों में दर्ज हैं, जिसकी बीती रात पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान बदमाश को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस ने बदमाश गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि बदमाश की गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ। उसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि बदमाश गौरव पे आसपास के थानों में दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जहां पुलिस ने बीती रात एक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान गौरव बदमाश को पुलिस ने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। तो वहीं इस दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अब इस पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी के पिछले मामले खंगाल रही है। थाना इकोटी की पुलिस टीम द्वारा देर शाम संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल सवार को जब रोकने का प्रयास किया गया, तो इसके दौरान न रुक करके पुलिस टीम पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान जो व्यक्ति पकड़ा गया, ये गौरव कुमार पुत्र राजेंद्र, मूल निवासी ग्राम चंद्रावली, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर का है। वर्तमान में ये E336 गांव 1 थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में रहता है।
पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके घायल हो जाने पर इसे तुरंत उपचारार्थ CSC बिस्तर ले जाया गया। इससे हुई पूछताछ से स्पष्ट हुआ है कि इस अभियुक्त का एक बृहद आपराधिक इतिहास है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में इसके विरुद्ध कई मुकदमे पंजीकृत हैं। पूर्व में इसके विरुद्ध एक मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा थाना इकोट 3 में पंजीकृत है। जो मोटरसाइकिल इससे बरामद हुई है वो चोरी की ही मोटरसाइकिल है। थाना इकोट पुलिस टीम द्वारा देर शाम संदिग्ध। बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने लाखों के आभूषण लूट लिए हैं। फिरोजाबाद के शुकोहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने पति और भाई के साथ जा रही महिला के साथ तमंचे के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जहां बदमाशों ने छुचामई गांव के पास वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस दौरान पीड़ित पक्ष ने मामले को लेकर थाने में तहरीर दी, जहां पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक दीपक कुमार अपनी पत्नी नीलम और अपने साले नीरज को लेकर अपने ससुराल लांघी जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो ये मेरा बेटा जो है अपनी बहू को लिवा के अपनी मायके करने जा रहा था। बहू को तो अपनी सारी फुल चीज़ पहरा के जा रहा था और मतलब 8 अंगूठी और एक मंगलसूत्र, एक लर और 4 चूड़ी, कॉलर, बिजली और मतलब बहुत चीज़ है, काफ़ी चीज़ पहन के जो नहर की पटरी जा रहा था बहू को छोड़ने के लिए। और 3 लोग आए अपाचे पर। बिन लोगों ने मतलब आगे अपाचे लगा के बच्चा पे मेरी तमंचा लगा दिया था और सारी चीज उतार ले गए और गाड़ी की चाबी खींच ले गए मेरी की, और मेरे बच्चे को जो है मोबाइल फोन से छीन ले गए। पुलिस को सूचना दे दी आपने? हाँ, पुलिस को अभी FIR करा दी हमने। मतलब तो ये तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल खालिक खां के लिए प्रवेश द्वार बनाया गया है। उनके नाम पर यह प्रवेश द्वार गोंडा में बनाया गया है। महान स्वतंत्रता सेना अब्दुल खालिक के सम्मान में उनके गांव हल्दरमई मुख्तारगंज गांव में एक भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसका लोकार्पण स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल खालिक के पौत्र मसूद आलम खां और पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर तो ही डॉक्टर मोहम्मद सादिक खां ने किया। इस मौके पर उनके साथ आज़ादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम अचल दुबे, मगन सिंह प्रधान समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पौत्र मसूद आलम खां ने कहा कि दादाजी ने तन मन धन और परिवार को त्याग कर आज़ादी के लिए तब तक जंग लड़ी जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया था। आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आपसी भाईचारा, सद्भाव बढ़ाने और इंसानियत की भलाई के नाम पर समर्पित कर दी थी। बता दें कि अब्दुल खालिक खां का जन्म 1 जून 1921 में गोंडा के हल्दर मैजापुर में मुख्तारगंज गांव में हुआ था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सेवा और समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह अंग्रेजी फौज में रंगून में तैनात थे और जब नेताजी ने रंगून में भारतीयों से अंग्रेजी फौज के विद्रोह का आह्वान किया था, तो अब्दुल खालिक खां आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे और उनका निधन 3 मार्च 1994 को हुआ था। बता दें कि अब उनको लेकर गोंडा में अब्दुल खालिक के सम्मान में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जहां महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल खालिक के सम्मान में उनके गांव हल्दरमई मुख्तारगंज में भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसका लोकार्पण स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल खालिक के पोते मसूद आलम खां और पूर्व जिलाधिकारी राम बहादुर और मोहम्मद सादिक खां ने किया। इस दौरान उनके साथ आज़ादी की जंग लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी राम अचल दुबे, मगन सिंह प्रधान और उनके साथ सैकड़ों लोग इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के पोते मसूद आलम खां ने कहा कि उनके दादाजी ने तन मन धन और परिवार को त्याग कर आज़ादी के लिए तब तक जंग लड़ी थी जब तक देश आज़ाद नहीं हो पाया था। इसके बाद उन्होंने उनके यादों को लेकर कुछ अहम पल लोगों से साझा किए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आपसी भाईचारा, सद्भाव बढ़ाने और इंसानियत की भलाई के नाम पर समर्पित कर दी थी। आपको बता दें कि अब्दुल खालिक खां का जन्म 1 जून 1921 के गोंडा के मैजापुर के मुख्तारगंज गांव में हुआ था, जहां उन्होंने राष्ट्रीय सेवा और समाज सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था। वह अंग्रेजी फौज के रंगून में तैनात थे और जब नेताजी ने रंगून में भारतीयों से अंग्रेजी फौज के विद्रोह का आह्वान किया था, तो अब्दुल खालिक खां
आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उनका निधन 3 मार्च 1994 में हुआ। देखिए, हमारे ग्रैंडफादर अब्दुल खालिक खां अंग्रेजी फौज में थे। 1944 में रंगून में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहुंचे और उन्होंने आह्वान किया कि नहीं, हमें जो भारतीय अंग्रेजी फौज में है उनको वो लोग आवे और हमारा साथ दें, तो दादा ने अंग्रेजी फौज से विद्रोह किया, आजाद हिंद फौज में शामिल होकर के उनके लिए जंग लड़ी, लड़ाई लड़ी और आजादी तक लड़ाई लड़ी। आज उन्हीं के सम्मान में हमने एक स्वागत द्वार बनाया है और देश के हमारे जिले के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी हैं ये आदरणीय राम अचल दुबे जी, उनके हाथों से और इस जिले के पूर्व जिलाधिकारी, हम सबके संरक्षक, बहुत ही इस जनपद में डीएम तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन जितना नाम आपने गरीबों का दुआएं लेकर के कमाई, भैया आदरणीय डॉक्टर राम बहादुर साहब को, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैंने जिले के सबसे माने जाने चिकित्सक और बहुत ही सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाले डॉक्टर सादिर साहब को भी हमने उनकी अध्यक्षता कराई है और तमाम शहीद परिवारों को भी आज हमने बुलाया उन्हें सम्मान करने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करने के लिए। मैं यहाँ 2011 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था और गोंडा के लोगों का प्यार है कि मुझे विभिन्न अवसरों बुलाते रहते हैं, लेकिन आज का जो अवसर है, मुझे पहली बार अभी 15 दिन पहले बताया मसूद साहब ने कि उनके दादा खालिद खां साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उनके साथ रामअचल दुबे साहब हैं, ये भी आज इसमें मौजूद यहाँ पर हैं। इनके द्वारा क्या जी हाँ, तो फ्रीडम फाइटर्स को याद करके जब भी याद किया जाता है तो शरीर रोमांचित हो जाता है। आज के इस कार्यक्रम में आकर के मुझे शायद 2011 के बाद जितने कार्यक्रम हुए हैं गोंडा में, सबसे अच्छा एहसास हो रहा है। बेहद खुशी की बात है कि ऐसे लोगों को याद किया जाता है और उनकी यादगार में आज ये द्वार बनाया गया है, उनकी स्मृति को ताजा करने। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां अमित ने कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि फिरोजाबाद के अमित यादव ने कुश्ती की यूपी स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि अमित सिरसागंज विधानसभा के गारसान गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने स्वागत समारोह के लिए ग्रामीणों के कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें पूर्व विधायक हरिओम यादव और पूर्व पालिका अध्यक्ष राम प्रकाश यादव नेहरू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां पूर्व विधायक हरिओम यादव ने कहा कि हमारे गांव में कुश्ती का दंगल होता था और यहां के कई पहलवान निकले, लेकिन बीच में दंगल को रोक दिया गया था। अब अमित ने कुश्ती की यूपी स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर युवाओं में उत्साह और जोश भरा है। बता दें कि फिरोजाबाद के अमित यादव ने कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे फिरोजाबाद का नाम रोशन कर दिया है। अमित सिरसागंज विधानसभा के गारसान गांव में रहने वाले हैं, जहां उन्होंने स्वागत समारोह के लिए ग्रामीणों ने उनके लिए एक कार्यक्रम रखा था, जिसके बाद इस कार्यक्रम में विधायक हरिओम यादव और पूर्व पालिका अध्यक्ष राम प्रकाश यादव नेहरू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान विधायक हरिओम यादव ने कहा कि हमारे गांव में कुश्ती का दंगल पहले भी होता था और यहां से कई पहलवान भी निकले हैं, लेकिन बीच में ऐसे दंगलों और ऐसी प्रतियोगिता को रोक दिया गया था। जब अमित ने कुश्ती की यूपी स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर युवाओं में जोश भर दिया है, जिससे कि फिरोजाबाद के युवा आगे और ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे और ऐसे कई मेडल्स जीतकर फिरोजाबाद लाएंगे। देखिए, ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए गर्व की बात है और ये गांव पहलवानों का गांव रहा है। इसमें इस गांव ने बड़े अच्छे पहलवान पैदा किए, लेकिन बीच में जो शून्यता रह गई थी अब 10-15 साल की, वो अमित यादव ने इसको पूरा किया। इसलिए मैं उसको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना। तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां एक डॉक्टर बंदर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि संभल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो इतना खास है कि इसे देखकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। दरअसल वायरल वीडियो में एक बंदर दूसरे बंदर की आंख चेक करता हुआ नजर आ रहा है।
वीडियो में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बंदर कोई डॉक्टर है और दूसरा बंदर मरीज हो और वह अपनी आंख का इलाज कराने इस बंदर के पास आया है। बंदर हाथ में पत्ता लेकर दूसरे बंदर की आंख से कुछ निकालने की कोशिश करता भी नजर आ रहा है और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल में वार्षिक उत्सव के दौरान रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रयागराज के सेंट कोलंबस स्कूल की हनुमानगंज शाखा में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम पेश किए, जहां बच्चों के नाटक, गीत, नृत्य, भाषण और हास्य कला देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। कार्यक्रम के दौरान परिजन बच्चों का उत्साहवर्धन करते भी नजर आए। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां उत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान मंदिर में रामानुजा संप्रदाय के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्रह्मोत्सव 10 मार्च को शुरू होगा और यह उत्सव 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान भी किए जाएंगे, जहां ठाकुर गोदरनाथ मंदिर रोजाना सुबह शाम सोने और चांदी के दिव्य वाहनों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देंगे। मंदिर प्रबंधक के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मोत्सव के प्रमुख उत्सव में शुमार छोटी आतिशबाजी 12 मार्च को रात 7 बजे से 10 बजे तक होगी, जहां होली 15 मार्च को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखी जाएगी। रथ मेला 16 मार्च को सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक होगा और बड़ी आतिशी का आयोजन 17 मार्च को रात 7 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव की, जहां ये 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और ब्रह्मोत्सव 10 मार्च को शुरू होगा और ये उत्सव 19 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कई धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान भी इस उत्सव के दौरान किए जाएंगे, जहां मंदिर के प्रबंधक ने जानकारी दी है कि ब्रह्मोत्सव के प्रमुख उत्सव में शुमार छोटी आतिशबाजी 10 मार्च के बाद 12 मार्च को होगी, जहां 12 मार्च रात 7 बजे से 10 बजे तक ये छोटी आतिशी चलेगी और होली 15 मार्च को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखी जाएगी, जहां रथ मेला 16 मार्च को सुबह 7:30 बजे से 3 बजे तक होगा। बता दें कि मथुरा के रंगनाथ मंदिर में ये उत्सव किया जाएगा और इस दौरान बड़ी आतिशी का आयोजन भी किया जाएगा। बड़ी आतिशी का आयोजन 17 मार्च को रात 7 बजे से रात के 10 बजे तक किया जाएगा। मथुरा के रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और चारों तरफ तैयारियों का मंजूर नजर आ रहा है, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधक के सीईओ ने भी जानकारी दी है। उन्होंने पूरे 10 दिन को लेकर ब्रह्मोत्सव को लेकर हर दिन की जानकारी दी है, जहां उन्होंने छोटी आतिशबाजी, होली का उत्सव और रथ मेले की जानकारी देते हुए बताया कि रथ मेला 16 मार्च को होगा और 16 मार्च में सुबह 7:30 बजे से ये मेला शुरू हो जाएगा और 3 बजे तक ये मेला किया जाएगा, जहां छोटी आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा जाएगा और ये कार्यक्रम 12 मार्च को होगा। इस कार्यक्रम को रात 7 बजे से शुरू किया जाएगा और ये कार्यक्रम रात 10 बजे तक चलेगा। तो वहीं बड़ी आतिशबाजी की अगर हम बात करें तो बड़ी आतिशबाजी 17 मार्च को होगी और ये रात 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक चलेगी। मार्च से शुरू है और 19 मार्च तक होगा। ध्वजारोहण 10 मार्च से है और रथ का मेला या रथ की यात्रा 16 मार्च की है। होली इस बार 15 मार्च की है। 15 मार्च को समय बदला गया है, ये जानकारी मैं सबको देना चाहती हूँ कि 9 बजे सुबह कर दिया गया है।
पहले 4 बजे से 6 बजे तक होता था और 19 मार्च को पुष्पक विमान के साथ यह उत्सव समाप्त होगा। मार्च से शुरू है। तो रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रयागराज से आ रही है, जिसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उस्मान को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज बता दें कि उमेश हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर किया गया था, जिसको लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। बता दें कि 24 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर किया था। अब उमेश हत्याकांड में पुलिस ने एक और एनकाउंटर किया है, आरोपी उस्मान को मार गिराया है। से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा की है, जहां और सभी गुनहगारों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है। एनकाउंटर के बाद ये एडीजी की तरफ से पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां प्रयागराज में उस्मान के एनकाउंटर के बाद एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं चीफ ब्यूरो अनूप शुक्ला। अनूप शुक्ला जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी ने बयान दिया है, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर दूसरा एनकाउंटर पुलिस की तरफ से किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी एडीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है? जुबेर जी, सवेरे आज प्रयागराज में अचानक से एक बार एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर जो 24 फरवरी को जो उमेश पाल हत्याकांड में दूसरा अपराधी फिर किया गया है। जी जी जी। इसमें एसटीएफ और प्रयागराज कमिश्नरेट ने संयुक्त प्रयास से ये एनकाउंटर हुआ है जी। साथ ही इसकी सूचना मिली कौंडियारा क्षेत्र प्रयागराज में है, वहाँ पर इस एनकाउंटर को सवेरे आज अंजाम दिया गया है। और ये बड़ी खबर निकल के है कि दूसरा अपराधी जो इसमें जिसने पहली गोली उमेश पे मारी चलाई थी, वो अपराधी उस्मान, जिसका नाम है विजय चौधरी, और जिसके बारे में खबर है कि अतीक अहमद ने इसका धर्मांतरण करा के इसको उस्मान अली नाम दिया था। तो विजय चौधरी आज सवेरे ही प्रातः से ढेर किया गया, जिसपे 50,000 का इनाम पुरस्कार इसको घोषित कर रखा था एसटीएफ की पुलिस ने। तो अनूप जी, क्या मुझको बताएंगे कि क्या उस्मान का क्या कुछ रिश्ता अतीक अहमद से था? क्या कुछ जानकारी उस्मान के परिवार से तरफ से निकल कर आई और एडीजी ने उस्मान को लेकर क्या कुछ जानकारी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है? उस्मान के बारे में इतना बताया गया है कि उस्मान अतीक अहमद का एक मुख्य शूटर था, जिसका नाम पहले विजय चौधरी था, और विजय चौधरी नाम इसने धर्मांतरण करा के अतीक अहमद ने इसका नाम उस्मान अली रखवाया था। तो उस्मान नाम से ये ज्यादा ही अपने कुकृत्यों से फेमस हुआ था। और दाइना जिसका कार्य शूटर था अतीक अहमद के जो अन्य शूटर, उसमें से प्रमुख शूटरों में से एक था उस्मान। तो उस्मान जो आप जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया, जो पहली गोली जो चला रहा था नीचे, उसके बाद में आपने देखा हो सीसीटीवी दुकान से एक नीचे बाद में एक और निकला था। जी जी। तो कहा जा रहा है कि उस्मान ने ही पहली गोली चलाई थी। बता दें कि इस उमेश पाल हत्याकांड में जब वीडियो जारी हुआ था, इस वीडियो में पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी, माफ कीजिएगा, उस्मान ने पहली गोली चलाई थी, जिसके बाद वीडियो में खुलासा हुआ था और उसके बाद कार्रवाई की है। क्या कुछ एडीजी ने प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है उसको लेकर कुछ हाईलाइट्स सामने आए तो आपको बताएं? हाईलाइट यही है कि उन्होंने इसको बाकायदा विवरण दिया है कि इसमें 50,000 इनामी मारा गया है, और साथ में जो इसके जो एनकाउंटर हुआ उसमें एक आरक्षी को एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जो अभी फिलहाल अस्पताल में जिसका उपचार चल रहा है। इसके पास से 12 बोल की पिस्टल मिली है, और साथ में कुछ जीवित कारतूस भी मिले हैं, और बाकायदा जो 50,000 इनाम है वो भी जो घोषित था वो भी टीम को दिया जाएगा, जो वहाँ पे बाकायदा जिसने एनकाउंटर किया। और ये भी बताया कि भाई कमिश्नरेट प्रयागराज और साथ में एसटीएफ की 15 टीमें बाकायदा लगी हुई हैं। जी जी जी। अन्य आरोपी हैं जो अभी फरार चल रहे हैं, जिन पे 2.5 लाख का इनाम घोषित है जिनके सभी सदस्यों पे, तो वो भी फिलहाल फरार चल रहे हैं। जल्दी उनको भी पकड़ा जाएगा। ये बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताई है। क्या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी प्रशांत कुमार ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर भी कोई बातें जाहिर की हैं? इसमें कुछ कहा है कि आगे की कार्रवाई किस तरीके से की जाएगी? बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कुछ एडीजी ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा है, आप हमें बताएंगे? बाकी के बारे में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो जाहिर सी बात है, जो अतीक अहमद है साथ में जो उनके करीबी हैं उन पर तो बाकायदा बुलडोजर चलता रहेगा। वो तो जैसे बाबा ने बताया, सीएम योगी ने बाकायदा विधानसभा में इस बात को सदन में बोला भी था कि
मिट्टी मिलाया जाएगा और मिट्टी मिलाने के लिए अपराधी तो मिट्टी मिलाए जाएंगे, साथ में जिनकी अवैध संपत्तियां हैं वो भी बाकायदा जमींदोज की जाएंगी। ये बाकायदा बात बोली गई थी और इसी को आगे बढ़ाया जाएगा कि जितने करीबी हैं या अतीक अहमद के जो शूटर है या उनके साथ में करीबी जो उनका साथ देते हैं उनके ऊपर भी बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। और एक बात विशेष बात यह है कि उस्मान जो मारा गया उसकी पत्नी ने बयान दिया है कि कल बाकायदा उस्मान हमारे साथ थे, कल कहीं नहीं गए थे और जिस रात ये घटना घटी है उस दिन भी उस्मान उनके साथ में, ये बाकायदा उनकी पत्नी ने बोला है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें उस्मान को साफ देखा जा सकता है कि उसने घटना को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभाई थी, जो जघन्य घटना हत्याकांड 24 तारीख को मेषपाल हत्याकांड में हुई थी। जी, इस एनकाउंटर से पहले ये खबर भी सामने आ रही थी कि बाकी बदमाशों को लेकर उनके इनाम की घोषणा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से आपने बताया कि उस्मान पर 50,000 के इनाम की घोषणा थी और वह इनाम दिया भी जाएगा, लेकिन बाकी अपराधियों पर अब पुलिस की तरफ से इनाम की घोषणा ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इसको लेकर भी कोई जानकारी आपको मिल रही है? हाँ, 2.5 लाख पुरस्कार इनाम कर दिया गया, जो बाकायदा विभाग है, अरमान है, असद है, गुलाम है, गुड्डू मुस्लिम है, साबिर, वो अन्य आरोपी जो उन पर बाकायदा 2.5 लाख रुपए इनाम की राशि बढ़ा दी गई है, तो 2.5 लाख हो गया है। और इन पर ही जो आज उस्मान मारा गया उसको भी 50,000 की इनाम राशि उस पर बढ़ा दी गई थी, 50,000 का पुरस्कार उस पर घोषित हो गया था। कुल मिला के ये निचोड़ ये निकला कि अभी क्योंकि जमींदोज तो हो रहे थे लेकिन बाकायदा एसटीएफ पे ये दबाव था कि अपराधी नहीं पकड़े जा रहे थे। बाकी ध्वस्तीकरण है या अवैध संपत्तियां गिराई जा रही थी वो तो काम चल रहा था, लेकिन अपराधी नहीं पकड़े जा रहे थे। इसका बहुत खासा दबाव पुलिस पर। एक तरफ विपक्ष सरकार पर कई आरोप लगा रहा था। जी, विपक्ष भी जाहिर सी बात लामबंद हो रहा था, अखिलेश यादव साहब बयान दे रहे थे में। तो आज इसमें जिसका थोड़ा सा सफलता मिली है पुलिस को कि एक जो मुख्य जिसे कहा जाए शूटरों में से एक था उसको बाकायदा मार दिया गया है। और मुझे जिसे कहा जाए गौरतलब बात यह है कि इस समय यूपी जो पुलिस है वो पकड़ने का प्रयास नहीं कर रही, वो सीधे जो बयान आया मिट्टी मिला देंगे, बस उसी कार्रवाई पर ही इस बात को जिसे कहा जाए कि अमल किया जा रहा है। और बाकायदा वो कोई भी अस्पताल, जिस तरीके से यूपी के सीएम अस्पताल पहुंचने पहले ही मृत हो चुका था उस्मान जी, जिस तरीके से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, क्या एडीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी साफ हुआ है कि आगे इस तरीके के एनकाउंटर्स और भी देखने को मिलेंगे? क्या कुछ एडीजी प्रशांत कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम बातों को रखा? उन बातों की जानकारी आप हमसे साझा कर सकते हैं? आईजी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश कुमार ने उन्होंने यही बताया कि ये कार्रवाई जब तक कि सारे अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, सारे अपराधी बाकायदा पुलिस के हाथ नहीं आते, तब तक ये कार्रवाई चलती ही रहेगी। अब वो और बात है कि एनकाउंटर होगा या जेल के सलाखों पीछे आएंगे, ये तो मौका वारदात में तय हो सकता है कि क्या होगा तो बाद में पता लगेगा। फिलहाल देखते हुए यही लगता है कि हाँ वो सलाखों के पीछे कम जाएंगे और जमींदोज जिसे कहा जाए मिट्टी में ज्यादा मिला जाएंगे। जो बयान था उस पर काम हो रहा है, तो बाकायदा इस बात को समझ सकते हैं कि अब वो एनकाउंटर होगा या सलाखों पीछे जाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन हाँ, जब तक सारे अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं, टीमें प्रयागराज में डेरा जमाए रखेंगे, 15 टीमें एसटीएफ की लगी हुई है, साथ में कमिश्नरेट प्रयागराज की लगी हुई है। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं 15 टीमें एसटीएफ की लगी हुई है जी। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उस्मान के एनकाउंटर के बाद एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें कही, उसमें क्या कुछ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने बात कही? क्या बाकी अपराधियों को लेकर या अतीक अहमद के करीबियों को लेकर आगे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? इसको लेकर क्या कुछ पुलिस की तरफ से बयान सामने आया? देखिए, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को ऐसे तो नहीं बोला जा सकता, कोई बयान इस पर विशेष नहीं आया। जी, ये तो तय बात है कि अवैध संपत्ति, देखिए ध्वस्तीकरण किसका होता है? ध्वस्तीकरण अगर जायज मकान है तो ध्वस्तीकरण नहीं होगा, लेकिन अवैध संपत्ति का ही ध्वस्तीकरण किया जा सकता है। लगातार जो प्लस पॉइंट रहा है सीएम योगी का, जिसे कहा जाए कि उनके मुख्य मेनू में शामिल रहा है अपराधियों को पकड़ने में, तो वो कार्य चलता रहा है और चलता रहेगा। ये कार्य यहीं पे नहीं रुकेगा, क्योंकि अतीक अहमद के जो साथ में जितने सहयोगी हैं या जिन्होंने अतीक अहमद का साथ दिया वो भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। हालांकि आरोप और भी लग रहे हैं कि बाकायदा जो अगल बगल के लोग हैं वो भी इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि हम साथ में नहीं थे, हम अतीक अहमद से हमारा कोई रास्ता नहीं रहा। लेकिन फिर भी जो भी निकल के आ रहा है, जो उनके जांच में निकल के आ रहा है, जो सहयोगी, सब पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर अपनी राह पकड़ रहा है और अपने जिसे कहा जाए वो झंडा गाड़ता चला जा रहा है, जो अवैध संपत्तियों को गिराता चला जा रहा है। आगे चलती रहेंगी, इस पर बयान देने की जरूरत है नहीं किसी को। जी, आपकी जानकारी के लिए शुक्रिया अनूप जी। आपने हमारे साथ एडीजी प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जानकारी साझा की, आपका शुक्रिया। बता दें कि उमेशपाल हत्याकांड में
अब लखनऊ में एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की है, जहां बताया गया है कि आरोपी उस्मान के खिलाफ जो इनाम की घोषणा की गई थी वो भी दिया जाएगा और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी की जाएंगी। और बाकी जो अपराधियां हैं उनको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और टीमें लगातार अपनी कार्रवाई कर रही हैं, जहां टीमें अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्ति को भी खंगाल रही हैं और इस तरीके के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लखनऊ से एडीजी प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी साझा की। इसको लेकर उन्होंने बताया कि इस तरीके की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।